Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. So, what we have seen till now. So, first of all, we have seen the difference between direct tax and indirect tax, 5 ingredients of Income Tax Law, Income Tax Act 61, 298, Section 14 schedules. Okay, section, subsection, clause, subclause, provision मतलब exception, explanation मतलब further clarification of the provision. Finance Act 22. Annual Finance Act is there, and Finance Act 22 Part 1 covers tax rate for assessment year 22-23, TDS rate for financial year 22-23, and Part 3 will be for tax rate for 23-24. Okay, income tax rules 295 में CBDT को पावर दिया, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन 119 ने CBDT को पावर दिया. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के डिसीजंस, केस स्टडीज. ओके, फिर पूरा जो टैक्स कैलकुलेट करना है उसके सारे स्टेप्स, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस. फिर हम क्या करेंगे, जो भी इनकम है उसको डिवाइड कीजिए हेड्स में. फिर ईच एंड एवरी हेड की इनकम कंप्यूट करेंगे रिस्पेक्टिव हेड्स के डिडक्शन माइनस करने के बाद, और जो भी एग्जामिशन है चैप्टर 3 के वो आप इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि वो तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम तो कंसिडर करना ही नहीं है. फिर हम क्या करेंगे, क्लबिंग, सेट ऑफ, उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम, टोटल ऑफ ऑल माइनस डिडक्शन चैप्टर 6 से 80 to 82 हो जाएगी. टोटल इनकम दैट इज टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे. किस रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं. ओके, टैक्स कैलकुलेट होने के बाद सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स और रिबेट इफ एनी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके ऊपर टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस रिबेट व्हाटएवर जो है, उसके बाद नेट क्या आएगा, तो के जो भी आपका टैक्स पेबल है उसमें हम 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, उसमें से एडवांस टैक्स टीडीएस माइनस करेंगे, बाकी बचेगा आपका टैक्स पेबल रिफंडेबल. असेसमेंट या प्रीवियस ईयर क्या है आपको पता है, ठीक है. प्रीवियस ईयर इज अ ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड टू टैक्स. ओके, और नॉर्मल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड टू टैक्स इन सब्सीक्वेंट असेसमेंट ईयर. ओके, बट उसके रूल्स के जो एक्सेप्शन है 172, 174 ए, 175, 176, 172 में शिपिंग बिजनेस, ओके, ऑफ नॉन रेसिडेंट. 174 में अगर कोई पर्सन परमानेंट या लीव कर रहा है, तो जिस दिन वो लीव कर रहा है उतने पीरियड का जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वही सेम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा. और बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों पीरियड को मर्ज करके एक ईयर में आप रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टू अवॉइड द टैक्स, तो जितने सारे ईयर्स में हुए वो सारे टोटल ईयर्स का असेसमेंट एक ही ईयर में हो जाएगा. ये 4 ऐसे एक्सेप्शन है जो मैंडेटरी नेचर है. ओके, बट जो लास्ट है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू होना, वो डिस्क्रिशनरी एट द इनकम टैक्स ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर. फिर हमने देखा पर्सन में 7 पर्सन इंक्लूड हो गए. इंडिविजुअल दैट इज नेचुरल पर्सन, फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म LLP कंपनी, ओके, एसोसिएशन BOI, लोकल अथॉरिटीज एंड AJPs, बाकी सारे पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ SSC? तो SSC में सबसे पहले क्या आएगा, जो पर्सन अगेंस्ट whom एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी, ओके, any other sum of money is payable under Ease Act, और it includes कि अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग इनिशिएट किया, प्रोसीडिंग किस रिलेटेड, हीज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर इच, ही इज असेसेबल, ही इज लॉस और सच अदर पर्सन, ही इज रिफंड और सच अदर पर्सन, उसके रिलेटेड जो भी कंडीशन प्रोसीडिंग्स चालू है. फिर SSC, डीम्ड SSC, और फिर SSC इन default. Each and every SSC is a person. Each and every SSC is a person. But it is not necessary that each and every person must be SSC. Assessment क्या है, तो assessment करना राउंडिंग ऑफ इनकम हो या राउंडिंग ऑफ टैक्स, इसमें करेंगे हम 10 रुपीज में. प्लस माइनस कैसे आपको पता है, ठीक है. 5 और मोर प्लस राउंड ऑफ करो,
लेस देन 5 माइनस में राउंड ऑफ करो, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे 10 रुपीज में। तो आज का जो टॉपिक है वो है टैक्स रेट्स। सबसे पहले टैक्स रेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब क्या, वो इनकम पे फ्लैट उतना टैक्स लगेगा, लाइक लॉन्ग टर्म विनिंग वगैरह। और स्लैब रेट मतलब आपकी जो भी नॉर्मल इनकम है, रेगुलर इनकम है, उस पे आपको स्लैब रेट रखें। स्लैब रेट में भी दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 रेगुलर इनकम पे जाओ, ऑप्शन 2 आप 115 बीएससी पे जा सकते हैं। 115 बीएससी हम यहां पे ले तो रहे, बट 115 बीएससी की एप्लीकेबिलिटी एज आई सेड पूरा टैक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम लास्ट जो चैप्टर करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसमें 115 बीएससी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, यहां पे सिर्फ उसके रेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले रेगुलर जो टैक्स है, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपीस जिसकी एज 60 से बिलो है, ओके, इंक्लूडिंग वुमन। अभी पहला ऐसा रेट हुआ करता था वुमन के लिए, मेल के लिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब इक्वल है। तो यहां पे अप टू 250 नील, और इसीलिए हम ये 250 को क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब ये ऐसी लिमिट है जहां पे आपको कोई टैक्स नहीं है, 250। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैब रेट। वाई वी कॉल दैट एज ए स्लैब रेट, क्योंकि स्लैब वाइज एप्लीकेबल होगा। स्लैब वाइज मतलब आपकी 250 तक कोई भी टैक्स चार्ज किया नहीं जाएगा। 250 से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स होगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स होगा, और मोर देन 10 लाख 30% टैक्स होगा। इतना क्लियर है। कैलकुलेट कैसे करना है अभी मैं बताता हूं आपको, कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। पहले ये समझ में आया। अभी इसका एक ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर 2 115 बीएससी। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। ये ऑप्शन में क्या होगा, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल रहा है, मतलब एओपी, बीओआई, एजेपीस को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये जो ऑप्शन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ। इनकम टैक्स में एक बात याद रखना, क्या, ये जो पर्सन होते हैं ना, सी इनकम टैक्स में एक बात समझ लेना, एप्लीकेबिलिटी, ये जो वर्ड है ना एप्लीकेबिलिटी, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि कई बार हम प्रोविजन याद रखते हैं बट वो किसको एप्लीकेबल है वो भूल जाते हैं। तो प्रोविजन पता है या एप्लीकेबल किसको है वो भूल जाते हैं, या एप्लीकेबल पता है प्रोविजन भूल जाते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। कई बार आप क्या करोगे, पूरा कैलकुलेशन करके आओगे, फिर पता चलेगा ये तो कंपनी को लागू ही नहीं होता है, ये कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है। आप कंपनी का कोई भी प्रोविजन इंडिविजुअल में अप्लाई कर दो, फिर आप सोचोगे ओके हमने यहां पे गलती की, प्रोविजन तो पूरी सही से कर दी है बट ये तो इंडिविजुअल था, उस पे अप्लाई नहीं करना था। अभी आपके जमाने में तो क्या है, ये सब डिटेल में आपको सब मिल रहा है। जब हम करते थे बुक में ही करते थे, मतलब nobody is there to you can say segregate all information for you, हमें खुद के लिए इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी, तो बहुत सारे सम सॉल्व करते थे। तो हर बार ऐसा होता था, मतलब प्रोविजन सब कुछ याद है, फिर हम पूरा अप्लाई करते और आंसर में देखते तो गलत होता, फिर देखते ओके ये पर्सन कौन है, फिर हाईलाइट करना पड़ता था ओके ये इस पर्सन की बात हो रही है। तो यहां पे आपको ये बात याद रखनी है, कई बार ऐसा होगा लाइक 87 ए रिबेट किसको एप्लीकेबल, लाइक ए डिडक्शन किसको एप्लीकेबल, लाइक ये 115 बीएससी किसको एप्लीकेबल। तो यहां पे कुछ कुछ प्रोविजन ऐसी है सभी को एप्लीकेबल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन, बट कुछ कुछ प्रोविजन ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ फ्यू पर्सन को या फिर कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही वो आपको एप्लीकेबल होगी। तो वहां पे वो बात आपको हाईलाइट कर लेनी है। तो ऐसा जहां पे भी स्पेसिफिक आए ना हाईलाइट कर लो कि ये इंडिविजुअल एचयूएफ को ही एप्लीकेबल, ये इंडिविजुअल को ही एप्लीकेबल है,
ये सिर्फ कंपनी को एप्लीकेबल है। ओके, क्योंकि फिर क्या होता है, कंपनी का प्रोविजन आप इंडिविजुअल में लगा के आते हो, गलत। इंडिविजुअल का प्रोविजन आप कंपनी में लगा के आते हो, वो भी गलत। ओके, जो कॉमन है वो तो सभी में एप्लीकेबल होगा ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी 115 BAC में अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो अप टू 250 नील। अभी यहां पे देखिए एवरी 2.5 लाख पे स्लैब चेंज होगा, एवरी 2.5 मतलब 2.5 to 5%, 5 to 750, और यहां पे गैप कितना होगा 5%, 2.5 लाख 5%, 2.5 लाख 5%। ओके, 750 to 10 15, 10 to 1250 20, 1250 to 15 25, मोर देन 15 30। मतलब यहां पे सिंपल 115 BAC को याद रखने की टेक्निक क्या है, 0 से शुरू करो 2.5 लाख का गैप, 0 से परसेंटेज शुरू करो 5% का गैप। फॉर एवरी 2.5 लाख 5% टैक्स बढ़ता जाए। यस सर, बोलो। तो सभी यही करेंगे ना 115 BAC। अब ये देखिए, अगर मेरी इनकम 12,50,000 है समझो, तो मुझे तो कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 5%, 10%, 15%, 20%। इतना भी आसान नहीं है। अभी देखिए, ये जो रेगुलर है ना, उसमें आपको बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जामिशंस मिलते हैं। लाइक 80C में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। ओके, पूरा डिडक्शन का चैप्टर है। अभी 115 BAC में क्या बोलोगे, डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अभी डिडक्शन ही नहीं मिलेगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो फिर आप ये सिलेक्ट नहीं करोगे। मतलब यहां पे ये 115 BAC जो है वो सिर्फ फ्यू परसेंटेज के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी उसी को एप्लीकेबल है जिसको ये डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं लेना है, और जिसकी इनकम 15 लाख से कम है, क्योंकि 15 से ज्यादा तो दोनों में 30-30 हो रहा है। तो अगर आपकी इनकम 5 से 15 के बीच में है और आपको कोई डिडक्शन नहीं चाहिए, मतलब आप नहीं कर रहे हो, क्लेम नहीं कर रहे हो कुछ, ठीक है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तब जाके आप ये 115 BAC सिलेक्ट करोगे, वरना तो आप सिलेक्ट करने वाले नहीं। अभी सर ये सिलेक्ट करना नहीं करना मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पे मैंने सिर्फ रेट दिया। अभी मैं 115 BAC के बारे में कुछ डिटेल में नहीं करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि 115 BAC पूरा का पूरा कहां पे आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के चैप्टर में, तो वहां पे मैं समझाऊं। अभी क्या है, रेट्स के प्रोविजन है, तो रेट्स में 2 ऑप्शन है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना पड़ा, वरना अभी हम यहाँ पे रेगुलर की बात करें। मतलब जब तक टोटल इनकम का, मतलब जब तक पूरा टैक्स खत्म नहीं हो जाता, 5 हेड, सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, सब कुछ, तब तक हम 115 BAC की बात नहीं करेंगे। ओके, हाँ नहीं नो, टू एग्जेम्पशन तो 250 का ही है। 5 लाख का किसको मिलता है, वेरी सीनियर सिटीजन, 80 और मोर। वो इनकम एग्जेम्प्ट ऐसा नहीं बोल सकते, वो 87A की रिबेट है, इसीलिए प्रैक्टिकली अगर आपने किया है आर्टिकलशिप में, और जो आप 5 लाख तक बोल रहे हो ना, तो वो क्यों है, क्योंकि 5 लाख तक आपको रिबेट मिलती है 87A की, और उसकी वजह से क्या होता है, 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो टैक्स होता ही नहीं, बट दैट इज ड्यू टू 87। बेसिक एग्जेम्पशन तो 250 का ही है। तो ये रेगुलर इनकम समझ में आई, रेगुलर टैक्स रेट्स, स्लैब रेट। अभी मान लीजिए कि यहां पे एक बात समझना, ये है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट वर्ड को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 60 और मोर है बट लेस देन 80 है। अगर आप अभी देखिए, सीनियर सिटीजन मतलब इंडिविजुअल होगा, तो ये इंडिविजुअल के लिए ही है। हाँ, इंडिविजुअल में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो आपकी लिमिट शुरू होगी 3 लाख से, मतलब 3 लाख तक नहीं। कई बार ये भी भूल जाते हैं, मतलब क्वेश्चन दिया है सीनियर सिटीजन का, तो कई बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन में आपको कुछ अलग अलग प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। मतलब यहाँ पे पहले तो बेसिक एग्जामिशन में ही फर्क पड़ गया कि यहाँ पे आपका बेसिक एग्जामिशन 3 लाख से शुरू होगा,
आपको डिडक्शन में टीटी ए की जगह पे टीटी बी मिल जाएगा, मतलब एटीडी में आपको एनहेंस डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे ही पर्सन में कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो उसको जो जो एप्लीकेबल है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट शुड बी देयर इन योर माइंड। और वो कैसे आएगा? बार बार रिपीटेशन करने से, ओके, और प्रैक्टिस करने से। 3 to 5, 5%, 5 to 10, 20%, मोर देन 10, 30%, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एज 80 और मोर, अभी वैसे तो इस एज में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनकम भी अर्न नहीं करनी चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए, बट फिर भी आप अर्न कर रहे हो इतना, मतलब सीनियर, वेरी सीनियर, 80 और मोर पे, फिर तो ठीक है, आपको बेनिफिट हम देंगे। 5 लाख तक आपकी कोई इनकम टैक्स ही नहीं होगी, तो सीधा 20% का स्लैब आ जाएगा। 5 to 10, 20%, मोर देन 10, 30%। इज दैट क्लियर? क्लियर विद द स्लैब रेट? ओके, कोई भी टैक्स हो, मैंने आपको पहले भी बोला, एजुकेशन सेस ऐड करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये टैक्स रेट्स था फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपीस बिलो एज 60, इंडिविजुअल एज 60 और मोर, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट हुआ कोई भी पर्सन तो इसको यही रेट लगेगा। सर नॉन रेसिडेंट की एज 60 है, 65 है, फिर भी उसको यही रेट लगेगा। हम इंडियन रेसिडेंट को ये बेनिफिट दे रहे हैं 3 लाख का, 5 लाख का। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, फॉरेनर हो, नॉन रेसिडेंट हो और आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका बेसिक एग्जेम्पशन का क्या रहेगा? 250 ही रहेगा। इतना क्लियर है? ओके, टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ओके, हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द टैक्स। मान लीजिए कि मिस्टर ए, जिसकी एज 35, जिसकी इनकम है 3,25,000, तो अभी इसका टैक्स कैसे हम काउंट करेंगे? ओके, इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 325 और इंडिविजुअल एज 35। ओके, तो फिर उसका बेसिक एग्जेम्पशन क्या रहेगा? 250। तो यहां पे हम कैसे करेंगे? अप टू 250 टैक्स रेट रहेगा नील। ओके, फिर 250 से लेके 5 लाख, बट यहां पे 5 लाख है ही नहीं, इसकी इनकम कितनी है? 325, तो 325 तक 5%। इन दोनों का गैप करो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 250 to 5 लाख में जो भी इनकम है वो 5% पे पड़ती है। एक काम करो, 325 पे सीधा 5% करो, स्लैब 250 तक नील, 250 से जितना ज्यादा हुआ अप टू 325 बैलेंस। बैलेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 75। ये समझ रहे हो टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है? मतलब देखिए, यहां पे अगर आप देखोगे तो 0 से लेके 250 तक, 250 नील मतलब 0, फिर 250 से लेके 325 तक 75, 5% कितना होगा? तो यहां पे टैक्स हो जाएगा 3750। अभी मैं यहां पे एजुकेशन सेस ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने रिबेट भी काउंट नहीं किया है और रिबेट तो मैंने आपको समझाया भी नहीं है क्या है। तो अभी मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? टैक्स। अभी मैं आपको ये स्लैब रेट समझा रहा हूं, ठीक है? तो रिबेट की बात छोड़ दो, सरचार्ज की बात छोड़ दो और एजुकेशन सेस की भी बात छोड़ दो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी मुझे सिर्फ ये समझाना है आपको ये काउंट कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए अगर इनकम हुई मिस्टर बी, जिसकी इनकम है 550, तो यहां पे क्या होगा? 550 में पहले अप टू 250 इनकम कितनी होगी? 0 से लेके 250 तक 250। टैक्स रेट रहेगा, रेट्स रहेगा नील, तो यहां पे टैक्स अमाउंट होगी नील। फिर 250 से लेके
5 लाख, गैप कितना है, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 250, ये गैप समझ रहे हो, इन दोनों का गैप कितना है 250, होगा 5%, 12,500। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख, मतलब 5 लाख टू पर 10 लाख नहीं, इसकी इनकम कितनी है 550, तो यहाँ पे 550 करेंगे 50,000, इस पे रहेगा 20% टैक्स 10,000, तो टैक्स हो जाएगा 22,500। समझ रहे हो। अभी मान लीजिए अगर मिस्टर सी जिसकी इनकम है 12 लाख, उसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले अप टू 250 नो टैक्स, मतलब यहां पे रहेगा ₹250, रेट्स विल बी नील, टैक्स विल बी 0। फिर 250 से लेके 5 लाख तक टैक्स रहेगा 250 पे, नेक्स्ट 250 पे 5%, 12,500। फिर नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख, 5 to 10, 5 लाख, उस पर रहेगा 20%, मतलब 1 लाख, और मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख कितना है 2 लाख, उस पे होगा 30%, तो टैक्स हो जाएगा 172,500। पहले ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसमें कोई डाउट। और अगर यहां पे कोई भी पर्सन सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो शुरू करेंगे 3 लाख से। इसका मतलब हुआ क्या, समझो लॉजिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग यहां पे क्या होगा कि यहां पे तो नील हो जाएगा, यहां पे नील हो जाएगा। अभी अगर मेरी इनकम एक्चुअली 250 से 5 लाख के बीच में हुई तो क्या होगा 5% ओवर एंड अबाउट 250। बट अगर मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फॉर श्योर है यहां पे क्या होगा 12,500 आएंगे, और प्लस जो भी इनकम हमारी एक्सेस ऑफ 5 लाख है उस पे कितना हो जाएगा 20%। बट अगर मेरी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो क्या होगा 250, देखिए यहां पे मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो ये तो फॉर श्योर है 10 लाख तक टैक्स इतना ही लगने वाला है, मतलब 10 लाख तक टैक्स कितना लगने वाला है 1,12,500 प्लस ओवर एंड अबाउट 10 लाख 30%। ये समझ रहे हो, ओके। सेम थिंग अगर आप यहां पे अप्लाई कर रहे हो सीनियर सिटीजन में तो होगा क्या कि यहां पे 10,000 से शुरू होगा, क्यों, क्योंकि 3 लाख टू 5 लाख 5%, 2 लाख पे 5% 10,000 प्लस मोर देन 5 लाख जो भी है उस पे 20%, और यहां पे क्या होगा 1,10,000 जो है उसमें मोर देन 10 लाख जो भी है उसका 30%। जब 10 लाख से ज्यादा इनकम दे तो हम बार बार क्यों 250 टू 5, 5 टू 10, 10 और अब वो कर रहे हैं, सीधा पता है अप टू 10 लाख टैक्स रहेगा 1,12,500, स्ट्रेट अवे यू कैन गो अहेड विद दिस, ओके। और वेन सीनियर सिटीजन में तो क्या होगा कि सीधा स्लैबलाइट जो है वो 5 लाख से ही शुरू होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 लाख का 20%, तो यहां पे 1 लाख प्लस मोर देन 10 लाख जो है उसका 30%। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट, तो ये स्लैब रेट वाला टॉपिक क्लियर है। ओके
चलिए नेक्स्ट, अभी देखिए फॉर्म और एलएलपी में क्या है, फ्लैट फ्लैट 30%। मतलब फॉर्म में क्या होगा, आपकी अगर इनकम मान लीजिए 1 लाख है तो आपको सीधा 1 लाख का 30%, 30,000 टैक्स। मतलब वहां पे कोई 250 बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। कंपनी और फॉर्म में आपको कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिल रही है, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसके लिए था, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। मतलब फॉर्म और कंपनी के लिए फ्लैट रेट, स्लैब रेट है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, स्लैब रेट का ऑप्शन ही नहीं है, इसमें फ्लैट रेट ही पे करना है। इज दैट क्लियर? कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म की बात हो रही है, पार्टनर्स अलग है, पार्टनर्स इंडिविजुअल हो जाएंगे ना। कोई भी कंपनी, प्राइवेट, 1%, ओके, पब्लिक, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, सभी को फ्लैट 30%। कंपनी के लिए भी है, इन केस ऑफ अ कंपनी। अब देखिए कंपनी में क्या है, नॉर्मली कंपनी का रेट 30% है, बट यहां पे एक स्पेशल रेट है छोटी कंपनी के लिए। सी लास्ट फ्यू इयर्स देखेंगे तो लास्ट डिकेड में कॉर्पोरेट टैक्सेशन को लेके बहुत ही अच्छा अपडेट आया था, यू कैन से फॉर कॉर्पोरेट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रमोट करना चाहती, और दे थिंक दैट वे कि भी अभी जो एंटरप्रेन्योर प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हैं, पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, वो कन्वर्ट होके कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाए, और इसी वजह से कई सारे ऑप्शंस कंपनी को दे रहे हैं। अभी वो सारे ऑप्शंस इंटर लेवल पे तो नहीं आएंगे, बट यहाँ पे बेसिक्स में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, बाकी सब जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो फाइनल लेवल पे आएंगे। ठीक है, कंपनी टैक्सेशन पूरा कहां पे है, फाइनल लेवल, तो वहां पे हम देखेंगे। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मली आपका टैक्स रेट क्या है, डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मली टैक्स रेट 30% है, बट यहां पे कुछ आपको 25% जैसा दिया है, और वो है क्या, अगर हम नॉर्मल कंपनी की बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे कि फॉर्म एलएलपी में क्या है 30%, ओके, और यहां पे हम नॉर्मल कंपनी के बारे में बात करें तो वैसे तो 30% ही है, फॉरेन कंपनी में तो 40% है, फॉरेन कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में नॉर्मली 30% है। बट ये क्या बताया आपको कि अगर आपका प्रीवियस ईयर 2021 का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। ओके, पहले मुझे ये बताओ, ये हम किस असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? फाइनेंशियल ईयर नहीं, 2021, ये इसकी बात नहीं। अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23, 24, उसका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 22, 23। हाँ राइट ना, बराबर है। तो ये जो मेरा प्रीवियस ईयर है वही मेरा फाइनेंशियल ईयर है, और अगर ये फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कुछ भी मुझे एप्लीकेबल करना हो, और कभी भी आप कोई भी टैक्स ले लो, सब्जेक्ट ले लो, उसमें कुछ लिमिट होगी कि लास्ट ईयर में आपकी इतनी इतनी लिमिट होगी, लास्ट ईयर में अगर आपकी इतना इतना टर्नओवर होगा तो आपको ये एप्लीकेबल हो जाएगा, लास्ट ईयर में अगर आपका इतना इतना टर्नओवर होगा, जीएसटी में भी अगर बात करोगे तो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर इतना होगा तो आपको कंपोजिशन लेवी लगेगा। मतलब हर बार ऐसा ही होता है, लॉजिकली स्पीकिंग। हाँ, तो यहां पे अगर मैं 22-23 प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो इसका लास्ट ईयर तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 होना चाहिए। इन्होंने तो क्या बोला, लास्ट नहीं, लास्ट का भी लास्ट ईयर, मतलब अभी हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या बोला जाएगा कि आपका लास्ट नहीं,
लास्ट का भी लास्ट ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ से कम हुआ तो आपको 25% टैक्स रेट लगेगा कंपनी को। मतलब यहां पे कुछ गलती कर दी क्या, एक ईयर चेंज कर दिया, मतलब भूल गए, ऐसा कुछ नहीं, लॉजिक है इसके पीछे भी, लॉजिक इसके पीछे भी लॉजिक है, समझो। ओके, मुझे बताओ ये सब जो चेंज आता है वो किस बजट में आया था? हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट है वो कौन सा एप्लीकेबल है हमारे लिए? 22। ओके, फाइनेंस एक्ट 22। और वो कब आएगा? 22 कब आया था? मान लीजिए फरवरी 22। अभी अगर आपको ऐसा बोले फरवरी 22 में कि लास्ट ईयर मतलब 22-21 का फाइनेंशियल ईयर अगर 400 करोड़ से कम हुआ, अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 400 करोड़ से कम हुआ, बराबर है, तो आपको 22-23 में 25% टैक्स लगेगा। तो ये बजट कब आया? फरवरी 22 में। तो अभी वो 21-22 चल रहा होगा ना, तो जो भी कंपनी अराउंड 400 करोड़ के टर्नओवर के आसपास है वो क्या सोचेगी? अभी हमें टैक्स रेट कितना चाहिए नेक्स्ट ईयर में? 25%। ओके, तो एक काम करते हैं, कितना टर्नओवर होने वाला है? 405 करो। एक काम करो 400 से कम कर दो, कि लिमिट तो आ गई फरवरी 22 में, तो लिमिट पता चल गई तो आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो ना। अभी फरवरी में बजट आया, उसने क्या बोला? अभी बजट आ रहा है, इससे भी पहले का ईयर का टर्नओवर, मतलब वो तो रिटर्न फाइल होके कब का चला गया, अभी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो टर्नओवर में अभी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कुछ चेंज नहीं हुआ, अगर हर बार ये टर्नओवर जो है 100 करोड़ 400 करोड़ मतलब चेंज करते रहते थे। अभी नेक्स्ट कितना टर्नओवर आएगा अभी नेवर नो, शायद 400 करोड़ का 500 करोड़ कर दे, नेवर नो। और वो कितना आएगा वो तो कब पता चलेगा? फरवरी 23 में। अभी फरवरी 23 में क्या बोलेंगे? 21-22 का टर्नओवर, तो वो तो फरवरी 22 में कब का खत्म होके रिटर्न फाइल भी हो चुका है। दैट इज द लॉजिक वाई 2 साल पहले का टर्नओवर की बात हो रही है। उतना सोचते हैं ये लोग प्रोविजन लाने से पहले। तो ये टर्नओवर किस क्या होना चाहिए? लास्ट ईयर का नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर का टर्नओवर। अगर 400 करोड़ से कम है तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 35%, बाकी 30%। बट कंपनी में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और वो ऑप्शंस क्या है? एक तो है 115 BAB, जिसमें 15% ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पे ही टैक्स लगेगा। फिर एक 115B है, जिसमें कंपनी को सिर्फ 22% टैक्स लगेगा। बट यहां पे होता क्या है, जैसे इंडिविजुअल में ऑप्शन दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ में ऑप्शन दिया नॉर्मल टैक्स रेट और 115 BAC, देखो सेक्शन देखो 115 BAC अभी आई रिसेंटली। ओके, 115 BAC कब आया? लास्ट ईयर। ओके, और यहां पे देखो 115B और BAB वो 2019 में आई थी ऑप्शन। यहां पे भी ये क्या है, अगर आप रेगुलर टैक्स भरना चाहते हैं कंपनी का, जब जिसमें आप सारे के सारे बेनिफिट्स, डिडक्शन, एग्जेम्पशन सब कुछ क्लेम करना चाहते हैं नॉर्मल, तो 25%। और छोटी छोटी कंपनी है, 400 करोड़ से कम मतलब छोटी छोटी कंपनी हुई जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल एंड मीडियम हुई कंपनी, और इसीलिए आपको 25%। और जो अच्छा सा अर्न कर रही है, 400 करोड़ से भी ज्यादा टर्न, तो 30% टैक्स लेंगे आपसे। और अगर आपको इसमें भी ऑप्शन चाहिए तो हमने बीच में ऑप्शन निकाला था, जिसमें आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन ऑप्ट कर सकते थे। अभी देखिए उन्होंने क्या निकाला, 11019 में अगर कोई उसके बाद कंपनी सेटअप करता है अप टू 31 मार्च 24, वो यहां पे 23 था, वो भी एक्सटेंड कर दिया, एक साल और एक्सटेंड हो गया। तो अभी 31 मार्च 24 तक अगर आप कंपनी सेटअप करते हो और ये सारी कंडीशंस ऑफ 115 BAB फुलफिल करते हो, तो आपको कंपनी में सिर्फ 15% टैक्स लगेगा टू अट्रैक्ट द
मोर एंड मोर कॉर्पोरेट मतलब एंटरप्रीनियर। सेम भी अगर आप 115BAA में जा रहे हो तो 22% इनकम पर टैक्स लगेगा। ये सब कंपनी में क्या है, फ्लैट रेट। पार्टनरशिप में सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, अभी तक तो नहीं दिया है, क्योंकि वो लोग पार्टनरशिप को प्रमोट ही नहीं करना चाहते। ये प्रमोट किसको करना चाहते हैं, नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में आओ, वो रेगुलेटेड सेक्टर है। पार्टनरशिप में क्या है, लोकल रजिस्टर्ड, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो व्हाई दे प्रमोट देम, दे प्रमोट कॉर्पोरेट सेक्टर जो एक्चुअली रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है। बट यहां पे आपको कई सारे बेनिफिट और एग्जामिशंस लीव करने होंगे कि आपको ये सारे एग्जामिशंस बेनिफिट्स मिलने वाले नहीं है। बट यहां पे मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कंपनी टैक्सेशन हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं, तो उसके ऑप्शंस तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। बट ये तो 22% और 15% और 25% और 30% आपको सिर्फ रेट पता होना चाहिए एमसीक्यू के, इसलिए समझा रहा हूं। बाकी इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कुछ कंपनी का मतलब नॉर्मल टैक्स रेट से आएगा, बट ये ऑप्शन वाला कुछ आने वाला नहीं, तो यू डू नॉट वरी फॉर द सेम। उसको ये एक्चुअली क्या था, तो स्पेशल प्रोविजन से ये बेनिफिट देना चाहते हैं, ओके, कि अगर आप 11019 ऑनवर्ड्स कोई नई कंपनी शुरू हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी शुरू हो, इसी के लिए ये स्पेसिफिक पीरियड दिया है। और अगर आप ये ऑप्शन 115BAB का ऑप्ट करो तो मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है आपको 11019 के बाद 31 मार्च 24 से पहले, यही पीरियड में। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी 11019 से पहले एग्जिस्टेंस में है तो 15 भूल जाओ, पुरानी कंपनी को हम ये ऑप्शन नहीं दे रहे। हाँ, आपके लिए ऑप्शन है पुरानी कंपनीज के लिए ये वाला 22%, बट इसके लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो इग्नोर करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कुछ नहीं करना है तो 25% पे जाओ, 400 करोड़ से कम टर्नओवर है तो वो बेहतर रहेगा। गैप नहीं बहुत, 22-25, बट यहाँ पे 22 करने के लिए आपको काफी सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो है वो फर्गो करने पड़ेंगे, मतलब वो आप क्लेम नहीं कर सकते। सी यहां पे भी लिखा है, ये मॉड्यूल का ही कॉपी किया मैंने, दिस सेक्शन विल बी डेल्ट विथ इन डिटेल इन फाइनल लेवल। मॉड्यूल में ही लिखा है, आपके समझ रहे हो। तो ये अभी तो हम इंटर लेवल पे क्या इंडिविजुअल टैक्सेशन ही कर रहे हैं, ये बाकी सारा टैक्सेशन जो है वो लेटर ऑन हम करेंगे। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? कंपनी में याद क्या रखना है, ये 25 और 30, फॉरेन कंपनी में 40%, फॉरेन कंपनी में 50% टैक्स रेट भी है, बट वो 76 के बाद जो रॉयल्टी ऑप्शन किया होगा उसके लिए, बट वो इग्नोर करो, अभी आप 40% ही समझो। जैसे कंपनी में ये दो ऑप्शन निकाला, 115BAA 115BAB, उसके बाद इंडिविजुअल में ऑप्शन निकाला, कहां पे ये 115BAC। समझो ये लोग जो हैं वो जो भी आप ऑप्शनल स्कीम निकाल रहे हो, तो फिर ऑप्शनल के लिए आपने एक प्रोविजन डिसाइड किया 115BAC, तो फिर इसका तो मतलब ये हो, अभी आप किसी भी पर्सन को ऑप्शनल टैक्स रेट दोगे ना तो कंटिन्यूएशन ऑर्डर में ही आएंगे, समझ रहे हो। ये इंडिविजुअल एचओएफ को अभी दिया BAC में, जो मैंने आपको समझा कि कैसे यहां पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ये प्रोविजन भी हम कहां पे समझेंगे, टोटल इनकम, क्योंकि ये इंडिविजुअल का है, तो ये तो हमें पूछ सकते हैं इंटर लेवल पे। हाँ, तो दैट वी विल लर्न कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अभी वैसे ही लेटेस्ट अमेंडमेंट दिस ईयर, लेटेस्ट अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी टैक्सेशन फाइनल लेवल पे है, बट यहां पे उसको भी इसी साल ऑप्शन मिला। ओके, अभी देखिए कोऑपरेटिव में रेट क्या था, अप टू 10,000 10%,
10,000 to 20,000 20%, और मोर देन 20,000 30%. यस, जैसे आपको ये डाउट हुआ कि ये तो छोटी सी अमाउंट है, इससे बेहतर तो ऐसा करते सीधा फ्लैट 30% कर दो ना. अभी 10,000 में 10,000 से 20,000 में 20% और 20,000 से ज्यादा 30%. तो ये नॉमिनल अमाउंट क्यों रखा है? क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें एक डिडक्शन मिलता है, क्या? एटीपी का डिडक्शन मिलता है, वो भी इंटर लेवल पर नहीं आएगा. ओके, भारी भारी डिडक्शन एग्जामिशंस वो इंटर लेवल से हटा दिए, दैट यू विल लर्न एट फाइनल लेवल. क्योंकि कोऑपरेटिव का टैक्सेशन ही यहीं पे नहीं आता, तो उसका डिडक्शन देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है. कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, अगर आप मेंबर को सर्विस दे रहे हो, दूसरे कोऑपरेटिव को सर्विस दे रहे हो, तो उसमें आपको एटीपी का डिडक्शन मिलता है, काफी सारा डिडक्शन मिलता है, इसलिए आपका नॉर्मल जो इनकम है वो कम हो जाए, इसीलिए यहां पे रखा हुआ है. बट फिर भी वो जो बेनिफिट दे रहे थे उसमें एक बेनिफिट जो है हटा दिया, उसकी वजह से क्या होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर को भी अभी बहुत सारा टैक्स आने लगा और उसको ये 30% टैक्स ज्यादा लगने लगा. क्योंकि पहले एटीपी में सब कुछ कवर हुआ था, बट रिसेंट जो अमेंडमेंट आया 2-3 या 4-5 साल पहले, उसमें क्या किया, एटीपी में एक पॉइंट जो है हटा दिया. उसकी वजह से क्या हो गया कि अभी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी ज्यादा टैक्स लगने लगा, तो कोऑपरेटिव सेक्टर को भी टैक्स बर्डन ज्यादा लगने लगा. तो उसके लिए एक ऑप्शन लेके आए. अभी ऑप्शन में प्रोविजन क्या होगी, आप बोल दो. 115 BAD, सिंपल. क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी में क्या लेके आए, 115 BAA. फिर कंपनी में दूसरा ऑप्शन लेके आए 115 BAB. फिर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए ऑप्शन लेके आए टैक्स का. मतलब ये सब ऑप्शन क्या है, नॉर्मल टैक्स नहीं भरना है, आपको कम भरना है. हाँ, तो आप थोड़ा बहुत आपका एग्जम्पशन डिडक्शन विड्रॉ कर लो, ना करो, और आप ये ऑप्शन पे जाओ 115 BAC. अभी कोऑपरेटिव में ये आया करंट ईयर में, इसी ईयर में, असेसमेंट ईयर 23-24 का अमेंडमेंट, क्या 115 BAD. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आप रेसिडेंट इंडिया हो, पहले तो ये किसको बेनिफिट मिल रहा है, ओनली रेसिडेंट को. कैन ऑफ फॉर कंसेशनल रेट 25.168. सर ये कैसा ऑकवर्ड रेट हुआ, टैक्स रेट 22%, सरचार्ज 10% प्लस हेल्थ, सब कुछ लगा दिया साथ. ओके, तो आपका टैक्स रेट कितना आ गया 25. इफेक्टिव टैक्स रेट 22 टैक्स रेट प्लस 10% सरचार्ज फिक्स. बट सर सरचार्ज तो ऐसा था ना कि जो 50 लाख के ऊपर उस पर, अभी वो यहां पे उन्होंने ऑप्शन में फिक्स ही कर दिया कि आपको 10% लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो. फिर भी मैं आपको बोलूं 30% से तो आपको कम ही लगेगा अगर आप ये सारे डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे, तो आप ऑप्ट कर सकते हो. बट उसके लिए आपको क्या क्या जाने देना होगा, 10AA में एग्जेम्पशन मत क्लेम की. सर ये 10AA क्या है, चैप्टर नंबर 3 एग्जेम्पशन में देखेंगे. फिर 33 ABA 35 वाली जितनी भी सेक्शंस हैं वो सब पीजीबीबी में आए, और उसमें से भी काफी सारे सेक्शंस जो है वो फाइनल लेवल पे आएगी. उसमें से भी आधी सेक्शंस जो है वो हटा दी है इंटर लेवल में से. और चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, ATC to ATU. हाँ, उसमें आप JJAA कर सकते हो. सर ये JJAA क्या है, डिडक्शन में देखिए. तो यहां पे अगर आप देखोगे सेट ऑफ ब्रॉड फॉर डिडक्शन भी नहीं मिलेगा आपको, सेट ऑफ लॉसेस भी नहीं मिलेगा, और 115 JC एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप 115 BAD पे जा रहे हो. सर ये 115 JC क्या है वो भी आगे देखोगे. मतलब यहां पे कुछ इसी का प्रोविजन ही नहीं है, आपको बेसिक में सिर्फ दे रखा है. बट इन शॉर्ट ये जितने भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस है ना, मतलब वो आप टैक्स का पूरा स्टडी कर लोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा, तब तक आपको पता चलने वाला नहीं है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये रेट याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ MCQ. अगर पूछ ले तो 22% टैक्स रेट, इफेक्टिव रेट क्या होगा 25.168. कैसे आया, 22% प्लस 10% सरचार्ज ऑन 22% 2.2,
तो 22 प्लस 2.2 उसका 4% प्लस करो उसमें तो आ जाएगा 25.168। अमेंडमेंट जितने भी है वो सब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। यस, ओके। और सी नो डाउट आपको इतना डिटेल में ऑप्शनल जो है, क्योंकि सी इंटर लेवल पे आपको टैक्सेशन क्या है, इंडिविजुअल का टैक्सेशन, तो आपको इंडिविजुअल टैक्सेशन पूछना दैट इज अप्रोप्रिएट। बट आपके मॉड्यूल में बेसिक चैप्टर में ये रेट्स दिए गए हैं, इसलिए ये रेट्स पूछ सकते हैं। यू कैन नॉट से दैट कि नहीं ये आपने ऑप्शनल रेट कहां से पूछा, ये तो हमारा टैक्सेशन में आता ही नहीं है। बट बेसिक रेट्स जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आपको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। रेट्स, सिर्फ रेट्स। पहले इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट? ओके। अब एक सर्कुलर जब भी देते हैं तो कुछ ना कुछ यू कैन से प्रोविजन को समझाते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, कुछ तो करते हैं, ठीक है। अभी यहां पे एक डाउट हुआ, क्या डाउट हुआ? डाउट ये हुआ कि ये बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन, उसको हम बेनिफिट देंगे, कितना बेनिफिट दोगे? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ओके। 80 इयर्स और मोर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो ये 60 इयर्स खत्म कब होने चाहिए? 60 रनिंग, 60 खत्म हो गए कब? मतलब ऐसा तो कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो बोले फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर लो। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? सिंपल, व्हाट इज आवर फाइनेंशियल ईयर? 22-23 बराबर है। असेसमेंट ईयर 23-24। तो 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर में मैंने क्या लिखा वो मैं देख रहा हूं और कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ पे 1/4/22 से लेके 31 मार्च 23 तक किसी भी दिन अगर आपकी एज 60 हो गई, मतलब आपका 60th बर्थडे इस पीरियड के दौरान आ गया, तो यू आर सीनियर सिटीजन, ओके। मतलब सीनियर सिटीजन हो गए अभी करंट ईयर में ही, हाँ करंट ईयर में ही, क्योंकि हम इसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हो जाने चाहिए, ओके। बाय द वे 60 एक्चुअली खत्म कब होते हैं लॉजिकली? अगर मैं मंथ शुरू करता हूं लॉजिकली स्पीकिंग, ईयर शुरू करता हूं लॉजिकली स्पीकिंग, तो ईयर खत्म कैसे होता है? सर खत्म कैसे होगा? 1 अप्रैल से शुरू करोगे तो नेक्स्ट 1 अप्रैल को खत्म कब होगा? 31 मार्च को। इसका मतलब अगर किसी का बर्थ 1 अप्रैल को हुआ है तो उसकी 60 एग्जैक्टली कब खत्म होगी? लॉजिकली 31 मार्च, लॉजिकली। तो 31 मार्च में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को है, ओके, और 1 अप्रैल 23 को 60 ईयर खत्म हो रहे, मतलब वैसे तो 31 मार्च को ही खत्म हो जाने चाहिए ना, बट आप काउंट कैसे करोगे? 1 अप्रैल को कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो फिर हम बर्थडे कब मनाते हैं? सेम डे 1 अप्रैल। कभी क्या बोलोगे? 1 अप्रैल को 60 खत्म हो, बट लॉजिकली स्पीकिंग अर्लियर डे में ही खत्म हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो उस हिसाब से लॉजिकली स्पीकिंग सिर्फ एक दिन की वजह से किसी का पूरा एग्जामिशन, मतलब 50,000 का एग्जामिशन चला जाएगा, सीनियर सिटीजन का बेनिफिट चला जाएगा। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उसमें क्या बोला कि किसी का भी बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, सीबीडीटी ने क्या सर्कुलर निकाला समझना। पर्सन बोर्न ऑन 1 अप्रैल वुड बी कंसिडर्ड टू हैव अटेन्ड पर्टिकुलर एज ऑफ ऑन 31 मार्च। मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल का है तो उसको 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने आपको ये लॉजिक समझाया उसके हिसाब से।
इसका मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल है और एग्जैक्टली 1 अप्रैल 23 को उसकी एग्जैक्टली 60 ईयर्स खत्म हो रहे हैं, मतलब 60th बर्थडे है, 60th बर्थडे, वैसा नहीं 60 कंप्लीट होना चाहिए, 61st रन करना चाहिए। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा, उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा। और यहां पे हमें कैसे काउंट करना है, 1 अप्रैल 23 मतलब वो असेसमेंट ईयर 23-24 वाला या फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाला, तो इसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपकी मतलब जो पर्सन है इसकी एज 60th बर्थडे कब फॉल होना चाहिए, 1 अप्रैल 23 को, या फिर 80th बर्थडे कब फॉल होना चाहिए, 1 अप्रैल 23 को, तो वो एलिजिबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 इटसेल्फ में। फाइनेंशियल ईयर 22, सर आप बोलोगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो 31 मार्च को खत्म हो गया, हाँ बट उसका बर्थडे एक दिन के लिए ना, एक दिन के लिए क्यों ऐसा करना, इसलिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये सर्कुलर में स्पेसिफाई क्या किया कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल को फॉल हो रहा है और एग्जैक्टली 60th ईयर और 80th ईयर खत्म हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, 1 अप्रैल 23, उसको भी हम बेनिफिट देंगे सीनियर सिटीजन का। तो कोई बोले सर मेरा 2 अप्रैल को है, अभी आपको बेनिफिट नहीं मिला, पर बोला 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, सबको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी सिर्फ 1 अप्रैल के लिए बेनिफिट, फिर 2 अप्रैल को होगा तो नेक्स्ट ईयर ले लेना, क्लेम कर लेना। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये टैक्स रेट्स क्लियर है, अभी भी टैक्स रेट खत्म नहीं हुए, अभी टैक्स रेट ही चल रहे हैं। तो ये कंपनी का क्लियर हो गया, सॉरी नहीं वो तो 115 BSE का है, वो मैंने पहले समझा दिया। ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल एशिया, ये हमने जो समझा ना ऑप्शन, वो ये यहां पे ये वाला ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। चलो अभी हमने कंपनी देख लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है। अभी हम कर रहे हैं स्पेशल रेट्स। ये स्पेशल रेट्स क्या है, वैसे तो आपकी जो इनकम नॉर्मल इनकम है उसमें स्लैब रेट लगते हैं 250, 250 to 5, 5 to 10, more than 10। और अगर आप ऑप्शन पे जा रहे हो तो 2.5 लाख 5%, 115 BS। ओके, कंपनी में तो ये ऑप्शन है ही नहीं, फर्म में भी ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन है बट वो फ्लैट रेट का ही ऑप्शन है। ओके, स्लैब वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, बट कुछ कुछ इनकम ऐसी है जिसको स्पेशल रेट लगता है, इसीलिए यहां पे हम क्या कहेंगे, वो जो इनकम होगी वो होगी यू कैन से स्पेशल इनकम विथ फ्लैट रेट विच इज चार्जेबल एट फ्लैट रेट। तो एक है 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 5 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उसमें से एक हेड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन कैसे आएगा वो कैपिटल गेन में समझेंगे, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 तरह के हैं, 112 है। तो यहां पे हम नॉर्मल 112 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 112। ये क्या है 112, सेक्शन 112, याद रखनी होगी सेक्शन 112 ऑफ कोर्स ये। ओके, तो ये सेक्शन 112 जो है सर वो भूल जाएंगे 112 ए में तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़, ठीक है। तो आपको ये 112 क्या है वो भी याद रखना है, 112 क्या है वो भी याद रखना, 111 क्या है वो भी पता होना, बट डू नॉट वरी, आप भी सेक्शन से बोलने लगोगे, सो डू नॉट वरी फॉर द सेम। ओके, जब भी ये इनकम की बात आएगी ना हम ये सेक्शन से ही बात करेंगे, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा क्या है। तो एक है 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंस हम कैपिटल गेन में समझेंगे।
अभी समझ लो कि जो पर्टिकुलर पीरियड है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी है एसेट्स जिसमें 12 मंथ्स से ज्यादा है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। ओके, शेयर सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। फिर अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग की बात करोगे तो 24 मंथ से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी। और बाकी सारी एसेट्स में बात करोगे लाइक गोल्ड एंड ऑल, ठीक है, ज्वेलरी एंड ऑल, तो उसमें 36 मंथ्स दैट इज 3 ईयर से ज्यादा की जो भी पीरियड की होल्डिंग पीरियड है उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म भी एसेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। यस, तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें फ्लैट 20% टैक्स आएगा। मतलब मान लीजिए आपने आपका जो हाउस है वो सेल किया या आपकी प्रॉपर्टी सेल की और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, से फॉर एग्जांपल 5 लाख, तो आपको क्या करना है, 5 लाख पे 20% टैक्स पे कर दीजिए, 1 लाख। ओके, तो दैट इज हाउ लॉन्ग टर्म विल वर्क। फ्लैट रेट बोले तो उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, आपको ये बेनिफिट मिल सकता है अगर आपकी कोई बेसिक इनकम ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आगे देखेंगे कैसे मिलता है आपको वो बेनिफिट। वरना यहां पे तो ये सिर्फ क्या माना जाएगा, फ्लैट 20%। 112A 112A जो है वो भी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट वो है इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड और यूनिट्स ऑफ ट्रस्ट, जिस पे STT एप्लीकेबल है। सर ये STT क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। 2004 में एक टैक्स आया विच इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। नाम से ही पता चल जाता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब सिक्योरिटीज, मतलब जो भी लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज है, लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज जो आप स्टॉक एक्सचेंज थ्रू परचेज सेल करते हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू परचेज या सेल करते हो, परचेज टाइम पे भी टैक्स लगेगा, सेल टाइम पे भी टैक्स लगेगा। ओके, इतना क्लियर है। तो क्योंकि आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपने ऑलरेडी एसटीटी पे किया हुआ है, इसीलिए आपको उस लॉन्ग टर्म गेन पे कोई टैक्स नहीं है। यहां पे तो टैक्स है, मैं 2004 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, 2004। ओके, तो यहां पे ये 20% है, 112 में क्या हुआ कि 2004 में एसटीटी एप्लीकेबल हुआ और तब से क्या बता दिया, उससे पहले भी था वो बेनिफिट। ओके, बट इन शॉर्ट यहां पे आपको क्या बता दिया कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो सेक्शन 1038 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब आपको कोई टैक्स ही नहीं है। मतलब मान लीजिए मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, या कोई भी लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और अगर मैं शेयर्स मोर देन 12 मंथ्स होल्ड करता हूं तो हो गया लॉन्ग टर्म। अभी मान लीजिए मैंने वो शेयर्स 2004, 5, 6 कहीं पे भी 10 साल पहले, 15 साल पहले परचेस किए हुए थे और अब जाके मैं सेल कर रहा हूं, तो बहुत ही गैप हो जाएगा। ओके, और क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहते कि अब आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, और लॉन्ग टर्म करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स लगता नहीं था। ये 1038 थी सेक्शंस, चली गई, ये सेक्शंस थी पहले। ओके, तो वहां पे क्या बोला गया कि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स है ही नहीं। 2018 में अपडेट आया, 2018 फाइनेंस एक्ट 2018, उसमें अपडेट ये आया कि अभी जो हमने वो एग्जेम्पशन दिया था वो हम विड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब अभी एग्जाम नहीं होगा। सब लोगों को शॉक लग गया। क्यों? क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग जिसने
मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, 2005 में 1 लाख का शेयर लिया, मान लीजिए 1 लाख, उसकी वर्थ इट मे हैपन कि 50 लाख हो गई हो, इट मे हैपन, डिपेंड्स अपॉन कंपनी। और वो छोड़ो, मान लीजिए किसी के पास 80s के शेयर पड़े हुए और उसकी वैल्यू 2015 में करोड़ हो गई हो। बोलेंगे आप बोल रहे थे एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन, अभी आप सीधा टैक्स विड्रॉ करने की बात कर रहे हो, तो ये तो अभी तो फिर लोग क्या करने लगेंगे, जैसे ये बजट आया उसे सेल कर दो, सेल कर दो, अफड़ा तफड़ी मच जाएगी कि अभी 18 के बाद क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट बोली होल्ड ऑन होल्ड, हमने आपको बोला था एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्पशन है, बट अभी एग्जेम्पशन हम विड्रॉ कब से कर रहे हैं, 2018 से। तो अप टू 31 जनवरी 18, क्योंकि बजट कब आया, फरवरी, तो इसने क्या बोला, ठीक है एक काम करो, 31 जनवरी 18 में जो भी मार्केट वैल्यू है वहां तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब आपकी शेयर की वैल्यू 1 लाख की 1 करोड़ हो गई 31 मार्च 18 तक, तो आपको कितना गेन हुआ, 99 लाख, वो भूल जाओ, उस पे नहीं लगेगा। समझ रहे हो ये बात। तो ये बात जो है 31 जनवरी 18 वाली, वो हम कैपिटल गेन में लर्न करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 31 जनवरी 18 के बाद अगर आपने कुछ भी एप्रिसिएशन किया है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो अभी वो टैक्सेबल हो चुकी है। बट क्योंकि पहले हमने ही बोला था कि ये सब एग्जेम्प्ट है और अभी हम ही बोल रहे हैं कि अभी वो टैक्स होगा, तो थोड़ा बहुत तो कंसेशन बनता है। इसीलिए 20% की बजाय ये 112A वाला जो टैक्स है वो कंसेशनल रेट 10% पे टैक्स कर रहे हैं। समझ रहे हो। दूसरी बात, ये आप जो टैक्स चार्ज कर रहे हो वो कैपिटल गेन पे है। अभी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, ओके, जिसको क्या है 20,000 का गेन हुआ, 50,000 का गेन हुआ, अभी उस पे भी आप टैक्स ले रहे हो। बोले ठीक है, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख कैपिटल गेन नो टैक्स। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो ही हम 10% चार्ज करेंगे। मतलब हम छोटे छोटे इन्वेस्टर को भी परेशान नहीं करना चाहते, और ये एक्चुअली आना चाहिए था पहले भी। क्यों? लॉजिकली स्पीकिंग, ये जो बड़े बड़े प्लेयर हैं बहुत सारा अर्न करते हैं, उसके लिए ये टैक्स है। जस्ट अ मिनट। तो ये जो टैक्स है दैट इज फॉर बिग प्लेयर्स। कि यहां पे होगा क्या, समझो कि जिसकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसका भी है दैट इज मोर देन 1 लाख, मतलब होगा क्या 112A में, 112A में मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 15 लाख, ओके, तो यहां पे 1 लाख माइनस कर दो, 14 लाख पे 10% टैक्स होगा। मतलब ओवर एंड अबव 1 लाख जितना एक्सेसिव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कंसेशनल रेट 10% पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो कंसेशनल रेट 10%, 112A। सेम वे नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म गेन है वो नॉर्मल स्लैब रेट से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल होगा? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम मतलब स्लैब रेट 250, 250 to 5, 5 to 10, 10 अबव। बट अगर यही वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 112 है वो लॉन्ग टर्म है, वही शॉर्ट टर्म गेन हुआ तो 111A हो जाएगा, 111A। मतलब कौन सा कैपिटल गेन? शेयर्स और सिक्योरिटी लिस्टेड जिस पे एसटीटी पेड है। लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी जिस पे एसटीटी है उसमें टैक्स कितना लगेगा? 15% फ्लैट। सर यहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं, कुछ नहीं, शॉर्ट टर्म में नहीं है। लॉन्ग टर्म में 1 लाख का कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन तो नहीं, बट फिर भी ये बोल सकते हो कि टैक्स आएगा 1 लाख से ज्यादा है उस पे आएगा, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में फ्लैट 15%, 111A। एक और बात,
ये जितना भी मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, इससे भी बहुत डिटेल में डिस्कशन लॉन्ग टर्म गेन में आएगा, मतलब सॉरी कैपिटल गेन चैप्टर में आएगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों का। तो यहां पे हमें सिर्फ याद क्या रखना है, रेट्स, ओनली रेट्स। ओके, नेक्स्ट 115 बीबी। हाँ, मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिस पे एसटीडी पे किया हुआ है, मतलब एसटीडी किस पे आएगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है तब आएगा। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू लिस्टेड शेयर्स हैं जिस पे एसटीडी पे किया हुआ है, वो आप परचेज या सेल कर रहे हो, सेल करोगे तो कैपिटल गेन आएगा। अभी सेल कर रहे हो, वो गेन जो है वो शॉर्ट टर्म है, 111 है, 15%। लॉन्ग टर्म है अप टू 1 लाख नो टैक्स, बियॉन्ड 1 लाख 10% कंसेशनल। नहीं, वो तो अलग, स्लैब रेट जो है, हाँ मतलब पहले तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से ये स्पेशल रेट वाली इनकम और नॉर्मल इनकम अलग कर देना है दोनों को। जो नॉर्मल इनकम है उस पे स्लैब 250, 252, 5, 5 to 10 ऑन, और ये जो स्पेशल इनकम है 1 लाख फ्लैट 20, 1 लाख से ज्यादा फ्लैट 10, 15% फ्लैट 15%, विनिंग फ्लैट 30%। कोई भी पर्सन हो, ये पर्सन रिलेवेंट नहीं है, इनकम रिलेवेंट है। बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस ओके, बिजनेस ही शेयर सिक्योरिटीज का है तो उसको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ, मतलब कैपिटल गेन ही नहीं होगा उसके लिए, वो बिजनेस इनकम है, वो नॉर्मल में हो जाएगा। हाँ, वो स्लैब रेट में आ जाएगा। हेड वाइज देखना है, इनकम वाइज देखना है कि आपके लिए वो इनकम क्या है। अगर आपका वही रेगुलर बिजनेस है तो आपके लिए वो पीजीबीपी है, पीजीबीपी तो ऑलवेज नॉर्मल में ही आएगा। तो ये किसके लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं इसके लिए, ठीक है। प्लस अभी ये दोनों हैं, वो तो कोई भी पर्सन सभी के लिए इतना ही होगा, क्योंकि आप विनिंग कर रहे हो रेस में पैसा लगा के, ओके, या लॉटरी में पैसा लगा के, तो आपको फ्लैट 30% टैक्स होगा। फिर आप बोलोगे मेरा तो काम ही है, मेरा तो काम ही रेस पे पैसा लगाना है, वो मेरा वही बिजनेस है। वो सही पे लेकर था ना बिजनेस, रेस पे ही पड़ा हुआ था, ठीक है, रेस 2, रेस 3, रेस में, तो उसका बिजनेस ही वही था, तो उसको पीजीबीपी नहीं टैक्सेबल होगा। कोई भी विनिंग हो फ्लैट 30%, उसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं। नेक्स्ट है 115 BBE। ये भी इसी चैप्टर के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये है अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। क्या है? अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे इसी चैप्टर में हम करेंगे। अनडिस्क्लोज सोर्स मतलब क्या? ऐसे सोर्सेस जो आपने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए, मतलब ब्लैक मनी। तो कैसे पता चलेगा? अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेट लगाएगी तब पता चलेगा। सामने से थोड़ी का मेरे पास ब्लैक मनी इतना देख लो, सामने से तो कोई बोलेगा नहीं। तो ये जब अनडिस्क्लोज सोर्सेज डिपार्टमेंट को पता चलेगा तब जाके आप टैक्स लगाओगे, और उस पर टैक्स रेट क्या आएगा? 60%। और इफेक्टिव रेट क्या लिखा है? 78%। तो ये डिफरेंस क्या है इफेक्टिव रेट में? इफेक्टिव रेट मतलब क्या? सरचार्ज, एजुकेशन से सब कुछ आ गया। ओके, इसमें होगा क्या? 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज और प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो डोंट काउंट लाइक दैट। ओके, 60 प्लस 25, 85 प्लस 4, 89 हुआ। ऐसे नहीं, वो 60 है, उसका 25%, 60 का 25%, फिर टोटल करो, फिर जो टोटल आया उसका 4%, फिर टोटल करेंगे, 78% होगा। मतलब अगर किसी की ब्लैक मनी पकड़ा गई तो 78% तो वैसे ही गवर्नमेंट ले जाएगी। नहीं, वो 22% भी नहीं मिलेगा आपको। आपके ब्लैक मनी गए ना, मतलब रेट में अगर मिले पैसे तो हाफ पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी विल बी इक्वल टू 100% टू 300% ऑफ टैक्सेस। और मान लीजिए 100% लगाया टैक्स का,
तो 78% टैक्स, दूसरा 70, मतलब आपके पैसे तो हम ले जाएंगे और आपको सामने आप देना पड़ेगा, और या तो फिर एडजस्ट कर लो, ओके। बट वो एडजस्टमेंट अनएथिकल है, वो नहीं करना है, ठीक है। मतलब वो ब्लैक मनी क्यों करना, जितना टैक्स आ रहा है भर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई झंझट ही नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं सीख सकते हैं कि ओके आपको ये करना चाहिए, मतलब आप एज ए सीए यू नीड टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोविजंस विच शुड बी देयर, विच ऑट टू बी देयर। नॉट, वी आर नॉट हियर टू फाइंड आउट द लूपहोल्स ऑफ द एक्ट और लूपहोल्स ऑफ द लॉ कि उसमें से कब कैसे बच के निकलना है, ठीक है। बट आपका यूज तो बहुत जगह पे वही हो रहा है, ठीक है, भरपूर यूज कर रहे हैं कि अभी यहां से कैसे निकलना है, ओके। तो ये थे सारे टैक्स रेट्स, इतना क्लियर है, ओके। 111 है 15%, विनिंग 30% और अनडिस्क्लोज 60%, इफेक्टिव रेट होगा 78। नेक्स्ट है सरचार्ज। तो सरचार्ज तो हम बाद में देखेंगे, पहले अभी आप प्रैक्टिकल पे आ जाओ। बहुत सारी थ्योरी हमने देख ली, और अगर आप यहां पे देखोगे जब हम टोटल इनकम का सम करेंगे ना, उसमें ये फॉर्मेट यूज करने वाले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल, पर्सन जो भी है, रेसिडेंशियल स्टेटस जो भी है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। फिर हम क्या करेंगे, 5 हेड्स की इनकम, फिर यहां पे जो भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग अप्लाई कर दो, जीटीआई उसमें से डिडक्शन 80C से लेके 80U तक माइनस कर दो, टैक्सेबल, फिर उसमें टैक्स नॉर्मल रेट और फ्लैट रेट, जो भी आपके रेट है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करो, फिर उसमें सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ और रिबेट इफ एनी, और फिर एजुकेशन सेस, उसमें कोई इंटरेस्ट पेएबल है सेक्शन 234 ABC, तो वो इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फिर उसमें से जो भी एडवांस टैक्स TCS माइनस TDS माइनस किया है वो माइनस कर दो, और फाइनली बैलेंस टैक्स पेएबल रिफंडेबल आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए तो यहां पे आप एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए। अभी मैंने आपको 87 रिबेट नहीं करवाया, ओके। ये 87 रिबेट क्या है वो हम आगे देखेंगे, डू नॉट वरी फॉर द सेम। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल, ओके। एक और बात मैं बता दूं आपको, आपकी बुक में ये जो थियरी है वो मैंने पहले प्रोविजन दिया है, फिर सम्स अनसोल्ड हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक बुक बनानी है जिसमें ये जितने भी अनसोल्ड सम मैं आपको दे रहा हूं वो आप कैलकुलेट करो मेरे साथ यहां पे। तो आपके पास ये जितने भी मैंने अनसोल्ड सम्स आपको दिए हैं उसके सॉल्यूशन आपकी बुक में आपके हैंडराइटिंग में किए हुए होने चाहिए, ओके। ये मैं क्यों पहले बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द वॉल्यूम 1 आप बोलोगे सर वॉल्यूम 1 के आंसर की दे दो, तो वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप आंसर की का क्या करते हो मुझे पता है, ऑडिट करते हो, ऑडिट, ओके। यू आर एक्सपर्ट इन ऑडिटिंग, इसलिए आप क्या करते हो, सीधा ऑडिट करते हो। तो जो जो टॉपिक यहां मुझे आंसर देने होंगे वो मैं दे दूंगा, डो नॉट वरी। बट वैसे भी यहां पे मैं पूरा सम सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले क्या करता था कि आंसर के साथ ही देता था वॉल्यूम 1, बट वॉल्यूम 1 में मैंने क्यों आंसर निकाल दिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके सामने आंसर है तो आप क्या करोगे, यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आंसर। आपके पास आंसर है मतलब यहां पे क्या होगा, आपका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा। टैक्स में तो बहुत ही स्पीड में वर्क करना चाहिए, और यहां पे आंसर अगर आप मॉड्यूल में से कर रहे हो, आपके सामने नीचे आंसर लिखा है, ओके। मुझे बताओ कि ऐसे कितने सम्स आप करोगे
कि जो आप देखे बिना ही पूरा सोल्व करने के बाद कंपेयर करोगे, पॉसिबल ही नहीं। टिक 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 करते हो, ठीक है, मतलब कभी खुद से तो सोल्व ही नहीं करते, सीधा टिक 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 करते हो। और गलती से भी मान लीजिए आप ऐसे हैबिट क्रिएट भी करते हो कि नहीं अभी हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ओके कैलसी पे सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। मान लीजिए किसी जगह पे आप रुक गए, तो आपका दिमाग लगाओगे नहीं, सीधा क्या, जैसे रुके सीधा आंसर देखो। तो इसका मतलब हुआ क्या, समझो आपने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया ही नहीं। बट अगर आपके सामने अनसोल्व्ड सम है, अभी आपको आंसर नहीं पता है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। अगर आंसर गलत भी हुआ ना, नो प्रॉब्लम, यू विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और फिर क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे आप क्या करने लगोगे, अनसोल्व्ड सम की प्रैक्टिस करने लगोगे, अनसोल्व्ड सम सॉल्व करने लगोगे। तब कभी भी आपको इनकम टैक्स या कोई भी सब्जेक्ट का पेपर टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सारे, इनकम टैक्स का पेपर बच्चों को क्यों टफ लगता है, उसके दो रीजन है। एक, पूरा सिलेबस करके जाते नहीं है, ओके, इनकम टैक्स में फिल्टर करके जाते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी इतने इतने चैप्टर उड़ा दो, ओके, तो एक तो पूरा सिलेबस करके जाते नहीं, और दूसरा प्रैक्टिस इनफ नहीं करते। ओके, प्रैक्टिस मतलब क्या, अनसोल्व्ड सम की प्रैक्टिस करना है। आपके सामने सॉल्यूशन है, फिर तो आपको आ ही जाएगा। जितना आप अनसोल्व्ड सम की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। ओके, दैट इज व्हाई जितने भी अनसोल्व्ड सम है, जैसे हम अकाउंट की बुक बनाते हैं अलग से, कॉस्ट की अलग से बुक बनाते हैं, वैसे ही आपको टैक्स की भी अलग से बुक बनानी है, जिसमें टैक्स के सारे सॉल्यूशंस होंगे। हाँ, वॉल्यूम 2 में मैं देखूंगा, आपको जो भी आंसर्स देने की जरूरत पड़ेगी वो मैं दे दूंगा, डो नॉट वरी। जीएसटी में भी इट इज नॉट पॉसिबल के एक एक थियरी पोर्शन डिक्टेट करते जाए, तो जीएसटी में मैं आपको आंसर दे दूंगा। बट एज फार एज द 5 हेड्स आर कंसर्न, ओके, दैट इज रियली मस्ट कि आप उसमें प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही क्रूशियल है कि जो आपको फाइनल सम में काम लगने वाला है। Mr. X has a total income of 12 lakh for previous year 22-23, comprising of income from house property, interest on fixed deposit. Assuming his age is 45, 63, 82. Assume Mr. X has not opted for provision of 115 BSc. अभी ये जो है ना लाइन आपको सब जगह मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये 115 BSc का ऑप्शन हम कब करेंगे, जब पूरा टैक्स खत्म हो जाएगा तब, मतलब कोई भी ऐड होगा ना बोलेंगे। Assuming that 115 BSc is not, you can say not opted, ऑप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑप्ट करेंगे तो फिर आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी 115 BSc के हिसाब से देखना ही नहीं है, नॉर्मल हिसाब से ही देखो, पहले नॉर्मल तो समझ लो फिर 115 BSc करना, ठीक है। तो 12 लाख में क्या होगा, ये तो हमने कैलकुलेट किया ना, वही है 45 ईयर्स। 12 लाख तो कैलकुलेट किया था हमने, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था उसमें ही था ना, अप टू 250 नील, मतलब टैक्स रेट नील, टैक्स विल बी नील। फिर 250 से लेके 5 लाख। अभी आप बोलोगे सर 10 लाख तक तो पता है ना हमें, 1,12,500, हाँ, तो 2 लाख पे 30% प्लस 1,12,500, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइव to 10, 20%, 1 लाख, and more than 10, that is 2 लाख। उस पे होगा 30%, that is 60। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1,72,500। और जब भी मैं आपको टैक्स बोलूं, टैक्स के साथ आपको क्या करना है, ऑलवेज एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। %4 कितना होगा, ओके। सरचार्ज नहीं आएगा, रिबेट भी नहीं आएगा, क्योंकि रिबेट अप टू 5 लाख ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम कितनी है, 12 लाख, रिबेट 87 है, अभी हमने किया नहीं है, वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है क्या है, हाँ कितना 60,900।
टोटल कितना होगा? ओके, अभी यही पर्सन अगर सीनियर सिटीजन हुआ, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, तो 63 ईयर्स। तो आप क्या करोगे यहां पे? हमारा जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा? ये जो है यहां पे कितना हो जाएगा? 3 लाख से शुरू करेंगे। ओके, तो अप टू 10 लाख क्या था इसमें, या फिर वापस करना है फिर से? नो प्रॉब्लम, चलो कर लेते हैं। अप टू 3 लाख, नील। ओके, फिर 3 to 5, 3 to 5 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000, 5 to 10 20%, 1 lakh, and more than 10 that is 60, 30%, 60,000, तो हो गया 170, और इस पे आएगा प्लस 4% एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेम वे अगर 82 ईयर्स है तो यहाँ पे 5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, अप टू 5 लाख नहीं। ओके, 5 to 10 में कितना लगेगा? 1 लाख, एंड 60, 160 हो जाएगा, एंड प्लस 4%, 1,66,400। Is that clear? This is how we will calculate. इतना क्लियर है? बेसिक टैक्स रेट क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ओके, अभी यहां पे एक टॉपिक ले लेते हैं, बिफोर वी गो फॉर सरचार्ज। यहां पे आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा सरचार्ज। तो सरचार्ज बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट यहां पे एक और टॉपिक में छोटा सा है वो समझा देता हूं आपको, और वो है रीबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये रीबेट क्या है? व्हाट इज दिस रीबेट? ये 87A जो है, सेक्शन 87A, दैट केम फ्रॉम द जीनियस माइंड। ओके, जब ये 87A रिबेट इंट्रोड्यूस हुआ तब फिनेंस मिनिस्टर थे, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी शायद, और तब फिनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। ओके, तो यहां पे उन्होंने वो 87A रिबेट जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब नॉट इन, ये तो अमेंडमेंट हुआ 1718 में, बट ये क्रिएट जब हुआ पहली बार वर्षों पहले, तो 87A इस लॉजिक से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बहुत ही यू कैन से बढ़िया सोच थी उसकी। क्यों? अभी देखिए, अगर मुझे बेसिक एग्जामिशन लिमिट बढ़ानी है, फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लाना है और बोलेंगे 250 तक एग्जामिशन लिमिट है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए, या फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं चाहिए। आप ऐसी सोच लेके आते हो कि जिसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है उसमें मुझे टैक्स नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप बोलोगे बेसिक एग्जामिशन को बढ़ा देते हैं, बट उससे गवर्नमेंट की बहुत सारी रेवेन्यू का लॉस हो सकता है। और वो क्या लॉस हो सकता है कि अगर आपने बेसिक एग्जामिशन 250 की सीधी 5 लाख कर दी तो होगा क्या? 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक जो भी आप स्लैब लेके आ रहे हो वो टैक्स होगा। सिंपल, मतलब जिसकी इनकम 490 है उसको कोई टैक्स लगेगा नहीं, जिसकी इनकम 510 उसको टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आप ऐसी सोच लेके आते हो तो जिसकी इनकम 10 लाख है उसको भी आपने बेनिफिट क्या दिया? अप टू 5 लाख नो टैक्स। जबकि आपकी सोच क्या थी? जिसकी इनकम 5 लाख तक है उसको टैक्स बर्डन नहीं देना है।
जिसकी इनकम 5 लाख तक है एनुअल इनकम, उसको अभी भी हम क्या मान रहे हैं, मीडियम या यू कैन से बिलो मीडियम लाइन, ठीक है। मतलब उस पर टैक्स चार्ज करना अप्रोप्रिएट नहीं है। इंडिविजुअल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं जिसकी इनकम 5 लाख तक है, और उन लोगों को बेनिफिट देना नहीं चाहते जिसकी इनकम 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए जिसकी इनकम 1 करोड़ है, उसको क्या फर्क पड़ेगा, 250 टू 5% है, 12,500 में उसका क्या जाएगा, 250 टू 5 में कितना टैक्स लगता है, 12,500, ठीक है, 12,500। तो 12,500 में वो 50 लाख अर्न कर रहा है, 1 करोड़ अर्न कर रहा है, 5 करोड़ को क्या फर्क पड़ेगा। बट जिसकी 490 इनकम है उसको बहुत फर्क पड़ेगा। 10,000 का टैक्स भी बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए। वे बीच का कुछ सॉल्यूशन, तो बोले 87 रिबेट लेके आते हैं। मतलब क्या, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो हम आपको 12,500 का रिबेट देंगे। मतलब आपने क्या बता दिया, सीधा 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। क्यों, मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख है, तो मेरा टैक्स कितना आएगा नॉर्मल स्लैब के हिसाब से, 12,500, और आपको कितना रिबेट मिलेगा, 12,000। मतलब आपका टैक्स क्या हुआ। अभी मान लीजिए मेरी इनकम 510 है, एंड गॉन। अगर मेरी इनकम 510 है तो रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब आपको 250 टू 5 12,500 और 10,000 पे 20% 2,000 14,500 टैक्स लगेगा। सिर्फ आपकी 10,000 की इनकम बढ़ जाने से आपको यह लॉस हो सकता है। बट हमें बेनिफिट किसको देना था, 5 लाख तक की। अगर आपकी इनकम 5 से ज्यादा है तो अभी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो आपको नॉर्मल पे ही जाना पड़ेगा। उस हिसाब से यहां पे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु आर इन 5% टैक्स ब्रैकेट, मतलब जिसकी इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, जिसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम बोले तो डिडक्शन के बाद, ग्रोस टोटल इनकम बोले तो डिडक्शन से पहले, ओके। टोटल इनकम बोले तो टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन माइनस कर दिया उसके बाद। अगर आपकी इनकम 5 लाख है एग्जैक्टली, तो भी आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कितनी होगी, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। रिबेट कितनी मिलेगी आपको, 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आपकी इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख में टैक्स कितना होगा, 5% ऑफ 150, तो वो टैक्स कम ही होगा, तो वो पूरा आपको टैक्स रिबेट में मिल जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे बोला ना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख से ऊपर जाओगे तो रिबेट नहीं मिलेगी, तो टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए विद इन 5 लाख आपको नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम भी है और वो लॉन्ग टर्म भी है 20%, विनिंग भी है 30% वगैरह वगैरह, तो फिर भी वहां पे रिबेट आपको 12,500 मिलेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब 5 लाख और लेस देन 5 लाख, तो यहां पे अभी रिबेट किसको मिलेगी पहले याद रख लो, ये हाईलाइट करके लग देना, भूलना मत। सबसे पहले ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। ये किसको मिलेगी रिबेट, ओनली इंडिविजुअल। दूसरा, वो इंडिविजुअल कौन होना चाहिए, रेसिडेंट, मतलब सीधा सीधा बोलो ना, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, भारत के वासी, और जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, उसी को ये 87 रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना होगा, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, इतना रिबेट मिल जाए। कभी कभी कुछ सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको ये प्रोविजन की वजह से इतना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या है बिजनेस इनकम में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब 5,05,000 आया तो आप बोलोगे 10,000 का कोई भी एक्सपेंस डाल दो, 495 कर दो। अभी सैलरी में 16 फॉर्म नंबर 16 में लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी है
आफ्टर डिडक्शन 5,05,000 गए आप तो भाई। ओके, क्योंकि आपको टैक्स लग जाएगा 12,500 प्लस। मतलब कई बार ऐसा होता है, बॉर्डर पे होती है सैलरी, तब आप डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। मतलब कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है आपको, उसको टैक्स अवॉइडेंस नहीं बोलते। हाँ, अगर आप अच्छे से पहले से देख लो क्या यहाँ पे मेरा टैक्स ब्रैकेट अराउंड 5 लाख आ रहा है, तो विच विल बी मोर बेटर, बिलो 5 लाख ले लो, दैट विल बी मोर बेटर। तो कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, डोनेशन दे दो कहीं पे। ओके, तो आपका एटीजी डिडक्शन मिल जाएगा तो कम हो जाएगा, तो फिर बच गए। कंसिक्वेंटली ये बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल को। यस, वन मोर थिंग 87 है, रिबेट जो है वो कभी भी टैक्स से ज्यादा नहीं होगी, तो ऑब्वियसली है, क्योंकि जो रिबेट होती है, एक बात समझना, रिबेट और रिलीफ जो है, यहां पे वर्ड समझो, रिबेट या फिर आगे एक वर्ड आएगा रिलीफ, वो ऑलवेज टैक्स से रिलेटेड है। ये वर्ड जो है वो ऑलवेज किससे रिलेटेड है? टैक्स से। मतलब रिबेट किसकी मिलेगी? टैक्स की। रिलीफ किसकी मिलेगी? टैक्स की। बट जब मैं आपको बोलूं एग्जेम्पशन और डिडक्शन, ऐसा कुछ भी बोलूं, तो वो रिलेटेड टू कौन किसके साथ है? इनकम के साथ। अभी इनकम में से रिबेट माइनस मत कर देना। ओके, इनकम पे पहले टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्स को रिबेट के साथ कंपेयर करो एंड देन रिबेट माइनस करो। दूसरी बात, अभी हमने वो फ्लैट रेट वाली इनकम देखी, याद करो 112 है, अभी 112 है, 112 है, 112 है, 112 है, याद नहीं होगा तो बता देता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड है, ओके, शेयर्स और सिक्योरिटीज मोर देन 1 लाख, कंसेशनल रेट 10%। उसमें आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी, ऑलरेडी कंसेशन तो दिया हुआ है, अभी आपको कितना कंसेशन दे? क्योंकि वो जो टैक्स है ना 112A वाला, वो ऑलरेडी, एक तो हमने 1 लाख पे टैक्स नहीं लिया है, टैक्स किस पे लिया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओवर एंड अबव 1 लाख। दूसरा, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना टैक्स लेते हो आप? 20%। यहां पे हमने आपको कितना टैक्स लिया? कंसेशनल रेट 10%। अभी इतना तो बेनिफिट दिया, यहां पे भी आपको रिबेट चाहिए, तो वो टैक्स पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी। ये टैक्स में प्रॉब्लम क्या होता है पता है? यहीं पे अभी होगा क्या, यहां पे मैंने आपको समझाया तो याद रहेगा, ठीक है, कि 112A जो है उसका जो टैक्स है उस पे रिबेट नहीं है। अभी आगे जाके आप सम सॉल्व करोगे, और जहां पे रिबेट की बात आती है, 5 लाख की इनकम कम है, ओके, टोटल इनकम टैक्स कितना है? इतना, 10,000, और रिबेट कितना है? 12,500, विच इज योर 10,000 दे। अभी सोचो किस पे नहीं मिलता? 112A का जो टैक्स होगा उस पे रिबेट नहीं मिलेगा, तो उसका टैक्स तो आपको पेबल करना ही करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कैसे होगा? 112A टैक्स, 112A का टैक्स छोड़ दो, उसके अलावा कितना टैक्स है वो, और रिबेट 12,500 विच एवर इज लो। मतलब 112A का जो टैक्स है उतना तो आपको मिनिमम टैक्स भरना ही भरना पड़ेगा, उस पर कोई रिबेट नहीं है। दूसरा, नॉन रेसिडेंट पे भी रिबेट नहीं आएगी। ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल। आर यू गेटिंग दिस? कई बार क्या होगा, नॉन रेसिडेंट का भी दिया होगा, आप वहां पे भी रिबेट अप्लाई करके आ जाओ, नहीं रिबेट आ गई, नो टैक्स, 5 लाख तक तो कोई टैक्स तो आएगा ही नहीं, रिबेट ऊपर तो देखो नॉन रेसिडेंट, तो फिर एचयूएफ में रिबेट लगा के आ जाओ। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एचयूएफ में रिबेट नहीं मिलती। दैट्स व्हाट द थिंग इज। इनकम टैक्स में आपको ये दिमाग में बैठा, बी स्पेसिफिक, नीड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द प्रोविजन। जितना आप स्पेसिफिक रहोगे आपको उतना आसान रहे, ठीक है। एजुकेशन से तो ऑलवेज आता ही आता है 4% ऑन ऑल टैक्सेस, यस। तो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक हम मार्जिनल रिलीफ करेंगे, डू नॉट वरी, और रिबेट के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे।
that we will do in next lecture. Okay.